सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमारा जो चैप्टर चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, ये इसका लास्ट पार्ट है। आज मैं आपको प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में बताने वाली हूँ। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ लिया था कि इम्प्लांटेशन कैसे होता है। अब इम्प्लांटेशन के बाद में क्या होगा कि जो प्लेसेंटा है वो फॉर्म होगा, ताकि जो फीटस है उसे न्यूट्रिशन मिल सके और वो अच्छे से जो है वो ग्रो कर सके। तो इम्प्लांटेशन के बाद में क्या होगा, फिंगर लाइक प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा ऑन ट्रोपोब्लास्ट के ऊपर, जिसे हम क्रॉनिक विलाई बोलते हैं, जो कि सराउंडेड होती है मैटरनल ब्लड और टिश्यूज़ के साथ में। और ये अपने यूट्राइन वॉल के साथ कनेक्टेड होती है और जॉइंटली फॉर्म करता है ये। और ये जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म होता है और जो फीटस है उस पर स्टिक होता है, इसे ही हम प्लेसेंटा बोलते हैं। जैसे कि आप इस छोटे से डायग्राम में देख भी सकते हैं कि ये जो पाइप है ये इसमें ये बच्चे से कनेक्ट है और ये प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा का फंक्शन क्या क्या होता है? प्लेसेंटा एक तो बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, ग्रोथ में हेल्प करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ जो बच्चे का वेस्ट है वो भी इस प्लेसेंटा में कैरी होता है। अब प्लेसेंटा खुद जो है वो प्रोड्यूस करता है हॉर्मोन्स लाइक HCG, HPL, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन्स, ठीक है, और एक्ट करता है एंडोक्राइन टिश्यू की तरह, और बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, न्यूट्रिशन सप्लाई करता है और रिमूव करता है H2O को और एक्सक्रीटरी मटीरियल्स को। और जो प्लेसेंटा है वो एम्ब्रिकल कॉर्ड से कनेक्ट होता है, मतलब ये जो मैंने आपको बताया था जो ये पाइप जा रही है इसका नाम है एम्ब्रिकल कॉर्ड। अब लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा जो है वो सिक्रीट करता है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन से होगा क्या वो मैं आपको आगे बताऊंगी। उससे पहले हम जानते हैं कि आफ्टर इम्प्लांटेशन के बाद में इनर सेल मास क्या क्या फंक्शन करती है जिससे ग्रोथ होती है बच्चे की। तो इम्प्लांटेशन होने के बाद में जो सेल सिस्टम है वो गिव राइज करता है टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को, और जो आउटर एक्टोडर्मल है और जो इनर एंडोडर्मल है वो मीज़ोडर्मल को अपीयर करता है अपने बीच में, और ये 3 लेयर्स जो हैं वो सारे ही टिश्यूज़ को फॉर्म करती है और ऑर्गन्स को बनाती है। अब जैसे कि वहाँ हमने पढ़ा था ये HCG, HPL एंड रिलैक्सिन के बारे में, ये ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही चाहिए होता है। तो ये करता क्या है? अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि हॉर्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्सिन, थायरॉक्सिन आर एट पीक, मतलब ये सबसे ज़्यादा उस टाइम पे पीक पे होते हैं और ये एसेंशियल होते हैं। ये सपोर्ट करते हैं फीटल ग्रोथ को, साथ ही साथ मेटाबॉलिक चेंजेस को ये सपोर्ट करते हैं और मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे हमें प्रेगनेंसी के बारे में बताया गया है। तो प्रेगनेंसी जो है वो 9 मंथ्स की होती है और अप्रॉक्सीमेट 40 वीक्स की होती है। वैसे तो 38 वीक्स की होती है, पर 40 वीक्स भी आप कह सकते हो। अब क्या होता है कि पहले मंथ में तो जो एम्ब्रियो है उसका हार्ट फॉर्म हो जाता है और हल्का हल्का जो एम्ब्रियो है वो फीटस की तरफ ग्रो करने लग जाता है।
एंड ऑफ द सेकेंड मंथ में फीटस के लिम्स एंड डिजिटल्स जो हैं डेवलप हो जाते हैं, और थर्ड मंथ के अंदर जो मेजर ऑर्गन्स हैं लाइक लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स जो हैं ये सब फॉर्म हो जाते हैं। अब फिफ्थ मंथ के एंड तक जो है वो बॉडी जो है वो फाइन हेयर्स में कवर हो जाती है, और आईलिड्स सेपरेट हो जाती हैं, आई लैशेस भी फॉर्म हो जाती हैं। तो फिफ्थ मंथ मतलब 24 वीक्स भी हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है। अब एंड ऑफ द 9 मंथ में फीटस जो है वो रेडी हो जाता है डिलीवरी के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप लोगों ने सुना होगा कि कई बार बच्चा जो है वो प्री मैच्योर डिलीवरी भी हो जाती है। तो प्री मैच्योर डिलीवरी जो है वो 7th मंथ में होती है, और तो 7th मंथ में जब प्री मैच्योर डिलीवरी तो हो गई बच्चे की, तो अब 7th मंथ में क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो खुद से नहीं ले सकता ऑक्सीजन थ्रू द लंग्स। तो क्या होता है, उसको वेंटिलेटर्स पे रखते हैं बच्चे को, ताकि वो अच्छे से ऑक्सीजन ले सके। तो 7th मंथ में भी कई बार हमें प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी देखने को मिलती है। उस डिलीवरी को हम प्री मैच्योर डिलीवरी भी बोलते हैं। तो इसी के साथ प्रेगनेंसी का पार्ट भी एंड होता है। अब मैं आपको बताऊंगी पार्चुरेशन के बारे में। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है? पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी कैसे हो रही है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो डिलीवरी ऑफ जो फीटस है वो एक तो कंट्रैक्शंस ऑफ यूट्रस की वजह से होता है। मतलब जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है ताकि जो फीटस है वो बाहर आ सके। अब ये कंट्रोल कौन करता है? कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म जो है इसको कंट्रोल करता है कि मतलब पार्चुरेशन कब होगा। ये चीज़ हमारा जो है वो न्यूरल एंडोक्राइन मैकेनिज्म करता है। तो अब जो हमारा ब्रेन है उसको ये बात पता कैसे चलेगी कि जो फीटस है वो पूरा डेवलप हो चुका है और उसको टाइम आ गया है कि वो बाहर आ सकता है। तो एक तो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जो कि जिसको हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शंस भी बोलते हैं, और ये ऑक्सीटोसिन नाम की एक हार्मोन की वजह से ट्रिगर होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ऑक्सीटोसिन क्या होता है। ऑक्सीटोसिन जो है वो सिक्रीट होता है हार्मोन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्चुरेशन ओनली। तो अब क्या होगा कि ऑक्सीटोसिन की वजह से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं, और जो फीटस है वो नीचे की तरफ आने लगता है। मतलब जो फीटस है वो वेजाइना के थ्रू बाहर आएगा, जैसे कि यहाँ पे बताया भी है कि लीड्स टू एक्सप्लोजन ऑफ बेबी थ्रू बर्थ कैनाल। अब बर्थ कैनाल मैंने आपको बताया था कि सर्विक्स और वेजाइना को मिक्स करके हम बोलते हैं। अब जब बच्चा बाहर आएगा उसके बाद में प्लेसेंटा को भी निकालना होता है। फिर लैक्टेशन आता है। लैक्टेशन में जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो जो मिल्क है वो प्रोड्यूस करेंगी, और मिल्क जो है वो आफ्टर द प्रेगनेंसी बच्चे को पिलाया जाएगा। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि कोलेस्ट्रोम क्या होता है। कोलेस्ट्रोम वो होता है जो मिल्क होता है बच्चे की स्टार्टिंग डेज में, मतलब इनिशियल डेज में,
और मैं आपको एक बात भी बताना चाहूँगी कि जो फर्स्ट मिल्क होता है, जो बच्चा पीता है सबसे पहली बार, वो सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है और उसमें सबसे ज़्यादा फैट जो है वो होता है। साथ ही साथ ये है कि जैसे जैसे बच्चा ग्रो होता है तो जो मिल्क है उसका स्ट्रक्चर भी चेंज होता है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको फैट्स और न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उस टाइम पे जो ब्रेस्ट मिल्क होगा वो उसी अकॉर्डिंगली फॉर्म होगा, और जैसे जैसे बच्चा जो है वो बड़ा होता जाएगा मिल्क अपना स्ट्रक्चर बदलेगा और जो उसका कंपोनेंट लेवल्स हैं उसको उसी अकॉर्डिंगली जो है वो रखेगा। साथ ही साथ बताया गया है कि इस मिल्क में जो है एंटीबॉडीज़ भी होती हैं, जो कि एक न्यूली बॉर्न बेबी के ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। तो इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको भी पढ़ाऊँगी, सारे ही चैप्टर्स मैं आपको कराने वाली हूँ। तो इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, और सभी नोट्स वगैरह के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। Thank you and have a nice day.